नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सरकार और किसानों के बीच अब तक की सबसे सकारात्मक बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और सरकार ने किसानों की 2 और मांगें मान ली हैं। अब पराली जलाने पर किसानों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा और किसानों को बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी। आज जब आप बैठक की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किसानों और सरकार के बीच तनाव पहले से कुछ कम हुआ है। और इतना ही नहीं, आज सरकार के 2 मंत्रियों ने किसानों का लाया हुआ खाना भी खाया। आपको पता होगा कि किसान सरकार का दिया हुआ लंच या खाना या चाय वहां नहीं लेते, वो अपनी चाय और अपना खाना खुद लाते हैं। लेकिन आज सरकार के मंत्रियों ने वही खाना खाया जो किसान अपने लिए लाए थे। अब नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की लिखित गारंटी को लेकर अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, यानी नए साल में होगी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगली बैठक तक किसान और सरकार के बीच जमी बर्फ के पिघलने के कितने आसार हैं। इसके बाद हम नियम तोड़ने की उस आदत का विश्लेषण करेंगे जो हमारे देश के डीएनए में बस चुकी है। 2 महीने पहले मनाली को लेह से जोड़ने वाली जिस अटल टनल का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया था, वो सुरंग अब शराब पीकर और गाड़ियों में तेज म्यूजिक बजाकर पार्टी करने वालों का नया अड्डा बन गई है। इसलिए आज हम उत्पात की इस अंधेरी सुरंग में फंस चुके विकास को बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। भारत में लोग सड़कों, बसों, ट्रेनों और हाईवेज जैसी सार्वजनिक संपत्ति को मुफ्त में मिली सुविधाएं समझते हैं और इन सुविधाओं का जितना हो सके उतना नुकसान करते हैं। जबकि सच ये है कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम विकास कहते हैं, उसका निर्माण आपके और हमारे टैक्स के पैसों से होता है, ये मुफ्त नहीं है। लेकिन हमारे देश में कभी पार्टी करने वाले लोग नशे में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गंदा करते हैं, तो कभी शॉर्टकट मारने वाले लापरवाह लोग इसे तोड़ देते हैं। और अगर विकास इन सब से बच भी जाए तो उसे भारत बंद और आंदोलन के नाम पर या तो नष्ट कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। यानी भारत में विकास कहीं भी हो, उसकी मौत निश्चित है। और आखिर में हम आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन पर एक बहुत अच्छी खबर देंगे। ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि भारत ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है, लेकिन हो सकता है कि नया साल समाप्त होने से पहले ही आपको इस वैक्सीन का गिफ्ट मिल जाए। हालांकि बुरी खबर यह है कि ब्रिटेन से शुरू हुआ वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में भी फैलना शुरू हो गया है और यह आंध्र प्रदेश से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक पहुंच गया है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस वायरस का नया रूप अब छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। आज हम आपको कोरोना वायरस पर अच्छी और बुरी दोनों खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सरकार और किसानों के बीच आज छठे दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बनी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से 50% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसानों और सरकार के बीच जिन 2 मुद्दों पर सहमति बनी है, उनमें पहला मुद्दा पराली कानून का है। सरकार ने कहा कि पराली कानून वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि नए बिजली विधेयक में किसानों को सिंचाई पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म नहीं किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आज की बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ कई विभागों के सचिव और 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। किसानों ने आज भी बैठक के दौरान खुद का लाया हुआ खाना ही खाया। केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों का लंगर खाया। किसान संगठनों ने सरकार के साथ आज हुई बातचीत पर संतोष जताया है। 5 घंटे तक चली बैठक में थोड़ा सरकार झुकी तो किसानों ने भी अपना रवैया थोड़ा नरम किया। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि बिजली बिल और पराली कानून को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक से पहले किसान संगठनों के नेता 2 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर अपनी रणनीति तय करेंगे। शुरुआत एक अच्छी हुई, 35 दिन बाद ही ठीक है, लेकिन एक शुरुआत हुई है। सरकार ने भी कुछ बातें मानी और किसान भी लगा हुआ है। उसने भी कल का जो ट्रैक्टर रैली थी उसको स्थगित कराया है।
नए साल से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चीन के साथ मई से जारी सीमा विवाद पर कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन भारतीय फौज देश की जमीन किसी के हाथ जाने नहीं देगी। हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री से पहले मंगलवार को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी कहा था कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। We have technological edge, we have the weapons edge back, and we are far ahead. We are better than Kargil situation, where they couldn't even interfere into any of our operations. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उपद्रवियों ने एक हिंदू मंदिर में पहले तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हिंदुओं ने मंदिर का विस्तार करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली थी, लेकिन कुछ मौलवियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मंदिर को ढहाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा की और उन्हें उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सामने ही हिंदू मंदिर को तोड़ दिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम एशियाई देश यमन के एडन हवाई अड्डे पर आज बड़ा हमला हुआ। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। यमन की नवगठित सरकार की कैबिनेट, जिसमें यमन के नए प्रधानमंत्री भी शामिल थे, एक विशेष विमान के जरिए सऊदी अरब से एडन एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर जैसे ही ये लोग विमान से नीचे उतरे, अचानक धमाका हो गया। इस धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के बीच गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इससे पहले भी इसी एयरपोर्ट पर 2016 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीनगर में आज सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के लवेपोरा में हुए इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अर्जी दी है। राज्यपाल धनखड़ पर संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन का आरोप लगा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के मुताबिक पार्टी सांसदों की टीम ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिसमें राज्यपाल धनखड़ पर संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सारे संवैधानिक प्रावधान, सारे प्रशासनिक नियम सबको ठुकरा के वो हर रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बचाव करते हुए कहा कि वो संवैधानिक सीमाओं में ही रहकर काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस आने वाले चुनावों से भयभीत है, जिसके कारण ऐसी हरकतें कर रही है। तो ये तो दान दे नहीं सकता, उसका देने का हक है और दिया। क्या होगा नहीं होगा ये राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि पार्टी बंगाल की आर्थिक हालत, स्वास्थ्य और संस्कृति पर चर्चा करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का कल ऐलान करेंगे। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराई जाएंगी। जिस प्रकार परीक्षाएं होती रही हैं, वैसे ही होंगी। जो तिथियां हम घोषित कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को और सब आंकलन करके कर रहे हैं, करेंगे जो कल करेंगे। लेकिन यदि तब भी ऐसा महसूस होता है कि परिस्थितियाँ विकट हैं, विकराल हैं और हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है, जरूरी है, तो फिर हम वैसे निर्णय लेंगे। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा परीक्षाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सलाह के मुताबिक गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हम लगातार बच्चे के हित में, बच्चे की सुरक्षा और उसकी जो भविष्य के लिए शिक्षा, इन दोनों पर पूरी मजबूती के साथ हम खड़े हैं।
सूत्रों के मुताबिक छात्रों को एग्जाम सेंटर बदलने और सबसे करीब परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा मिल सकती है। ज्यादा रिस्क वाले इलाकों के केंद्रों में होने वाली परीक्षा पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच अब तक की सबसे सकारात्मक बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार ने किसानों की 2 बड़ी मांगों को मान लिया है और इनके तहत पराली जलाने पर अब किसानों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। पहली मांग तो ये मानी है। और किसानों को बिजली के बिल पर मिलने वाली सब्सिडी में अब कोई कटौती नहीं होगी, यानी ये सब्सिडी भी ऐसे ही जारी रहेगी। ये 2 बड़ी मांग थी किसानों की, जिन्हें सरकार ने आज मान लिया है। 35 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद अब सरकार से आज मिलने आए थे और दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर 2 बजे ये बातचीत शुरू हुई। इसमें किसानों ने 4 मुद्दे रखे थे। करीब 5 घंटे ये बैठक चली और 5 घंटे के बाद सरकार ने किसानों की 50% बात मान ली, आधी बातें मान ली। बाकी की मांगों पर 4 जनवरी को फिर से चर्चा होगी। अब अगली जो चर्चा होगी वो नए वर्ष में होगी, वर्ष 2021 में होगी। इस बैठक में नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रमुख हैं। सरकार इन मुद्दों के हल के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन किसान कानून को वापस लेने की मांग पर ही आज भी अड़े हुए हैं। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी खबर नहीं, 2 अच्छी खबर। एक तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 सरकार उसे विड्रॉ करने जा रही है, जिसके साथ जो देश के लाखों किसानों पर उनके जो खेती ट्यूबवेल थे उन पर जो बिजली बिल लगाने की आशंका थी, जो बिजली उनको मुफ्त मिलती है उसी तरह मुफ्त जारी रहेगी। और दूसरा, जो दलित परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी उसको भी इस अमेंडमेंट बिल के तहत रोका जाना था, वो भी अब नहीं रुकेगी। और दूसरा, जो पराली प्रदूषण पर 1 करोड़ रुपए का फाइन का प्रावधान करने जा रही थी सरकार, वो उस कानून को भी वापस करेगी। ये तुम्हारी बड़ी डिमांड आज मानी गई है। 4 तारीख को अगली बैठक विज्ञान भवन में होगी, जिसमें एमएसपी को लीगल राइट बनाने की डिमांड पर और जो तीनों लॉज हैं उनको विड्रॉ करने के लिए कौन सी मॉडलिटीज तय होगी, इस पर बातचीत होगी। सरकार ने हमारी 2 मांगे मान ली है। एक वो पराली वाला कानून वापस लिया है, एक बिजली शोध कानून वापस लिया है। हम ये तीनों कानून और एमएसपी पर वो सरकार से बातचीत अभी जारी है। हमारे साथियों से चर्चा करना पड़ेगी। हम होमवर्क करके जाएंगे, सरकार भी होमवर्क करके आएगी और इस प्रकार से 4 तारीख को 2 बजे हम लोग फिर से बैठेंगे। जो कमेटी बनेगी वो तीनों कानूनों पर विचार करने के लिए बनेगी। 3 कानून और एमएसपी। शुरुआत एक अच्छी हुई, 35 दिन बाद ही ठीक है, लेकिन एक शुरुआत हुई है। सरकार ने भी कुछ बातें मानी और किसान भी लगा हुआ है। उसने भी कल का जो ट्रैक्टर रैली थी उसको स्थगित कराया। जो बातें मानी वो कौन कौन सी हैं और उन पर सरकार ने क्या भरोसा दिया? ये है कि एक तो जो बिजली अमेंडमेंट बिल था उसको उन्होंने वापस लिया है। एक जो पुराली वाला था उसको वापस लिया है, जो पर्यावरण का था उसको वापस लिया है। सरकार ने कोई टाइम लिमिट दी है कि वापस ले लेंगे या नहीं? बस कह दे सरकार अपना ले लेगी, जो उसकी लीगल प्रोसेसिंग होती है वो कर लेगी। और बाकी जो और मांगे थी आपकी, 4 तारीख में बात होगी। एमएसपी और 3 कानून पे 4 तारीख में बात होगी। किसान भले ही सरकार का खाना ना खा रहे हों, आपने देखा होगा इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई उसमें किसानों ने और किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि सरकार की चाय भी उन्होंने नहीं पी थी। वो अपनी चाय साथ लेकर आते थे, खाना भी अपना साथ ही लेकर आते हैं। लेकिन आज सरकार ने किसानों का खाना भी खाया
और सरकार ने उनकी चाय भी पी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लाइन में खड़े होकर किसानों के लिए गुरुद्वारे से आया हुआ खाना यानी लंगर खाया। तस्वीरें आज आप देखिए। आज की तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अब सरकार और किसानों के बीच तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ है और सरकार के मंत्रियों ने कहा कि चलिए आप हमारा खाना नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, हम आपके लंगर का खाना आज लंगर हम खा लेते हैं। तो ये भी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर था कि सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ उन्हीं का खाना उनके साथ बैठकर खाया है। और ये भी केंद्र सरकार की तरफ से इन आंदोलनकारी किसानों के लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। बहुत ही सकारात्मक संदेश इसे माना जाएगा। दो तस्वीरें आप देखिए। ये पिछली बैठक की तस्वीर है जब आंदोलनकारी किसान अपनी चाय अपना खाना साथ लेकर आए थे पिछली बैठक में, और देखिए अपना खाना बांध कर लाए हैं और उन्होंने यही खाना खाया। सरकार ने जिस खाने की व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था की थी, वो भोजन इन किसानों ने नहीं खाया था पिछली बार, लेकिन आज सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हीं के साथ उनके लाए गए भोजन को उनके साथ शेयर किया। तो ये एक सकारात्मक बात है और तस्वीरें ये बता रही हैं कि आज मामला कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन बात वही है कि ये सारे किसान अब भी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि सारे के सारे जो नए कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए, उससे कम कुछ नहीं। रशिया के मशहूर लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। मौजूदा किसान आंदोलन में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। किसान संगठन चाहते हैं कि किसानों की आमदनी तो बढ़े और उनकी मुश्किलें भी कम हो जाएं, लेकिन वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वामपंथी दल और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों को लगातार भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता लगातार आग लगा रहे हैं उन्हें भड़काकर, और उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह शब्द अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूं आज तो शायद यह सबसे सही होगा। आंदोलनकारी किसानों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उन्हें इस बात पर यकीन दिला दिया गया है कि नए कानून की वजह से उनकी जमीनें चली जाएंगी। और यह एक बहुत सोची समझी साजिश है। हमने कल भी आपको बताया था, आप याद करिए, जब नया नागरिकता कानून आया था, CAA आया था, तब भी एक विशेष धर्म के लोगों को यह कहकर डरा दिया गया था कि इस नए कानून से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और आपको याद होगा, शाहीन बाग में महीनों तक प्रदर्शन किया गया था और लोगों से कहा गया था कि उन्हें देश से काट दिया जाएगा। और अब जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी वही हो रहा है। ताकतें उनके पीछे भी वही हैं जो पहले थी, आज भी वही ताकतें पीछे हैं। और अब किसानों को ब्रेन वॉश करके ये कहा जा रहा है, एक धर्म विशेष को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। CAA में भी एक धर्म को शामिल किया गया, उसे भड़काया गया। इस बार एक दूसरे धर्म को भड़काया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इस बार आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। यानी पिछली बार नागरिकता छीन ली जाएगी यह कहकर डराया, इस बार यह कहकर डरा रहे हैं कि आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। जबकि सच यह है कि ना तो किसी की नागरिकता गई और ना ही किसी की जमीन जाएगी। सरकार ने नए कृषि कानून इसलिए बनाए कि किसानों की आमदनी बढ़ सके, वो अपनी मर्जी से अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकें। और किसी नियम या सुधार के लागू होने में बदलाव का एक दौर होता है जिसमें कुछ समय लगता है और तब जाकर सुधार के नतीजे आते हैं। नए कृषि कानूनों को लागू हुए 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और देश के अधिकतर किसानों ने नए कानूनों को अपने लिए फायदेमंद बताया है। बावजूद इसके आंदोलनकारी किसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि कृषि कानूनों को वापस लेना ही एकमात्र विकल्प बचा है और इसके अलावा वो और किसी बात पर मानेंगे नहीं। हमारे देश में सिर्फ लोगों को भड़काने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग ही सक्रिय नहीं है, बल्कि विकास के टुकड़े टुकड़े करने वाला एक गैंग भी हमारे देश में बहुत सक्रिय है। और भारत में बनी एक बहुत शानदार सुरंग विकास के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के चंगुल में फंस गई है और आज हम अनुशासनहीनता की सुरंग में फंसे इसी विकास को आजाद कराने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है 3000 किलोमीटर है,
लेकिन आज हम आपको मनाली में मौजूद एक 9 किलोमीटर लंबी सुरंग में लेकर चलेंगे, जहां आपको भारत के लोगों के असली चरित्र के दर्शन हो जाएंगे और आपको भारत का चरित्र समझने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर लंबा सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भारत में बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल यानी सुरंग है और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका नाम है अटल टनल। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली ये सुरंग करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई है और इस सुरंग पर 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसे आप नोट कर लीजिए, 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और जब तक मैं आपको आगे की खबर बताऊं, आप ये भी सोच लीजिएगा कि ये 3,500 करोड़ किसके हैं, ये 3,500 करोड़ कहां से आए जिससे ये टनल बनी है और ये किसके लिए बनी है, क्यों बनी है। यानी ये 2020 के भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सुरंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब और रसूख के नशे में डूबे लोगों ने इस सुरंग को किसी नर्क लोक में बदल दिया है, या आप कह सकते हैं कि पाताल लोक का नर्क जो है वो बनाने की इसे कोशिश की है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए हजारों लोग आजकल मनाली और आसपास के इलाकों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्वर्ग जैसी खूबसूरती का आनंद लेने से पहले बहुत सारे लोग इस सुरंग को नर्क में बदल रहे हैं। 2 लेन वाली सुरंग के बीचों बीच कुछ लोग अपनी गाड़ियां रोककर शराब के नशे में डांस कर रहे हैं, गाड़ियों की छतों पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं और यहीं पर वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तेज म्यूजिक बजाते हैं अपनी गाड़ियों में, गाड़ियों को यहीं टनल में खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, ट्रैफिक जैम करते हैं और फिर यहाँ पार्टी चलती है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो दिल्ली और हरियाणा जैसी जगहों से मनाली गए क्योंकि इन्हें छुट्टियां मनानी है, क्योंकि इन्हें क्रिसमस की छुट्टियां मनानी है, नए साल की छुट्टियां मनानी है। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। कि जो लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो इस टनल में पार्टी कर रहे हैं और इनकी जो गाड़ियाँ हैं, इनमें से ज़्यादातर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों से मनाली पहुँचे थे। जाहिर है सुरंग के बीच में गाड़ियाँ रोककर शराब के नशे में डांस करके, ट्रैफिक जैम करके और यहाँ गंदगी फैलाकर ये लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि इनके लिए सेलिब्रेशन का मतलब ही यही है, दूसरों को परेशान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करना, ये इनके लिए सेलिब्रेशन है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं वो दरअसल पहचान के संकट से गुजर रहे होते हैं। अंग्रेजी में इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। इसलिए आज हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इन लोगों को आज पूरा देश पहचान ले। ये सब लोग, ये जो सारी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग असल में स्टार बनना चाहते हैं। इन्हें स्टारडम चाहिए, इन्हें शोहरत चाहिए। ये चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें पहचाने और पूरा देश ये जान ले कि ये हैं कौन। ऐसे लोगों को जब पुलिस भी रोकती है तो ये उन लोगों को कहते हैं, पुलिस को भी कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो ये जो डायलॉग है जो ये लोग बोलते हैं जब इन्हें चालान काटने के लिए रोका जाता है, तो ये कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। इसलिए आज हम चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें जान ही ले। आज हम आपसे इनकी पहचान करा ही देते हैं। अभी जिस स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसका नंबर हमने निकाल लिया है। बहुत कोशिशें करके इसका नंबर निकाला है ताकि आप सब से इन लोगों का परिचय करा दें, क्योंकि ये लोग चाहते ही यही थे, इन्हें स्टार बनाते हैं आज। तो ये नंबर जो है इस गाड़ी का, ये दिल्ली का नंबर है और इसकी छत पर बैठकर कुछ लोग इस सुरंग में
हुड़दंग मचा रहे थे और तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर शराब के नशे में डांस कर रहे थे। इस गाड़ी में सवार सभी लोगों के नाम हमने आज ढूंढ निकाले हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इनको जान लीजिए ये कौन लोग हैं और इन्हें स्टार बनाइए। ये बहुत बड़े लोग हैं। ये इन सब के नाम स्क्रीन पर हैं, जो गाड़ी नंबर है वो भी आपकी स्क्रीन पर है और हम चाह रहे हैं कि आपके साथ इन हमारे देश के सुपरस्टार्स का परिचय कराया जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, बड़ा अच्छा किया। इनकी जगह भी वही है। इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और इन पर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन इन्हें अगले दिन ही जमानत मिल गई। देखिए, यही हमारा देश है। अगले दिन जमानत मिल गई और हो सकता है कि अब ये लोग अपने अपने घर भी पहुंच गए होंगे या फिर जहां जा रहे होंगे वहां पहुंचकर फिर से वही कर रहे होंगे जो यहां पर कर रहे हैं। अगर ये आपके पड़ोसी हैं तो अब आपको इनसे 2 गज की नहीं बल्कि 100 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अगर आप इन्हें जानते हैं। क्योंकि जो लोग किसी और शहर में जाकर अपने रसूख की धौंस दिखा सकते हैं, नियमों का इस तरह से उल्लंघन कर सकते हैं, वो अपने शहर में और अपने आस पड़ोस में कितनी गुंडागर्दी करते होंगे, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और गाड़ी देखिए, हरियाणा के नंबर की गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने भी यही काम किया। इस गाड़ी में कौन कौन लोग सवार थे, उनके नाम भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। यह हरियाणा की गाड़ी है HR26 AK7767। इन लोगों को भी शोहरत चाहिए और ये लोग भी बहुत एंजॉय करना चाहते हैं और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें जान ले। ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे परिचय आज हम आपका करा रहे हैं। दिल्ली नंबर की एक और गाड़ी में सवार लोगों ने भी इस सुरंग में अपनी गाड़ी रोककर इसी तरह डांस किया और ट्रैफिक को रोक दिया। ये सब लोग भी दिल्ली से हैं और इनके नाम और पते की जानकारी भी आज आप देख सकते हैं। ये सब लोग ऐसा करके खुद को सुपरस्टार समझ रहे थे, खुद को ताकतवर समझ रहे थे, इस टनल का मालिक अपने आप को समझ रहे थे। आज हम इन्हें वाकई में देश का सुपरस्टार बनाना चाहते हैं, तो इन्हें आप इस टनल के तानाशाह भी कह सकते हैं। यह है तो लोकतंत्र, लेकिन यहां पर बहुत सारे तानाशाह घूम रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस सुरंग से करीब 5,500 गाड़ियां गुजरी हैं और इनमें से ज्यादातर सैलानियों की ही गाड़ियां थी, टूरिस्ट जो यहां घूमने गए थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर सैलानियों ने भारत में विकास का सबूत देने वाली इस सुरंग को अराजकता के अंधेरे वाली सुरंग में बदल दिया है। जब जी न्यूज की टीम इस सुरंग में पहुंची और इस सुरंग की देखभाल करने वाले लोगों से हमने बात की, तो हमें पता चला कि सुरंग से गुजरने वाले सैलानी ना सिर्फ सुरंग के बीच में अचानक अपनी गाड़ी रोक देते हैं, बल्कि खाने पीने के पैकेट्स भी यहीं फेंक देते हैं। दूसरी गाड़ियों को यहां ओवरटेक करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर उनकी गाड़ी को ओवरटेक कोई और कर ले तो वो बुरा मान जाते हैं, इसलिए वो किसी को अपनी गाड़ी से आगे नहीं निकलने देते और वो ओवरटेक करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो यहां मौजूद उपकरण जो हैं उन्हें भी तोड़ देते हैं। यहां तक कि इसी सुरंग में यूरिनेट भी करने लगते हैं। भारत में लोग सड़कों को, बसों को, ट्रेनों को, हाईवेज को, इस तरह की सुरंगों को जो सार्वजनिक संपत्ति है, इसे मुफ्त में मिली सुविधाएं समझते हैं और इन सुविधाओं का जितना हो सके उतना ये नुकसान करते हैं, क्योंकि इन्हें इनका नुकसान करने में एक अजीब तरह का आनंद इन्हें आता है। एक ताकत का, एक नकली ताकत का एहसास इन्हें होता है। जबकि सच ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम विकास कहते हैं, उसका निर्माण आपके और हमारे टैक्स के पैसों से होता है। लेकिन हमारे देश में कभी पार्टी करने वाले लोग नशे में इसे गंदा कर देते हैं, तो कभी शॉर्टकट मारने वाले लापरवाह लोग इसे तोड़ देते हैं। और अगर ये विकास इन सब से बच भी जाए तो उसे भारत बंद या फिर अलग अलग आंदोलनों के नाम पर नष्ट कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। यानी भारत में विकास कहीं भी हो, उसकी मौत निश्चित है, उसे लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पुलिस पिछले 4 दिनों में नियम तोड़ने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। इनमें से ज्यादातर को अगले ही दिन जमानत भी मिल गई।
आजकल बर्फबारी की वजह से सुरंग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें पूरी आशंका है कि जैसे ही लोग इस सुरंग से होते हुए वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे, वैसे ही इस सुरंग के सर्वनाश की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी। क्योंकि भारत में लोग अक्सर कहते हैं कि सब चलता है और ऐसे लोगों को जेल और जुर्माने से कोई डर नहीं लगता। इसी साल अक्टूबर में इस टनल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्षों के इंतजार के बाद तैयार हुई यह सुरंग सभी मौसमों में हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ने का काम करती है। इस सुरंग के निर्माण के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और जिस सफर को तय करने में पहले 3 से 5 घंटे तक लग जाते थे, वो सफर अब सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया था। और उस पर पूरी तरह 100% काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो उत्तरी छोर पर राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। आज बहुत ही खास अवसर, बहुत ही विशेष दिन है। अक्टूबर महीने की इन तस्वीरों को आप याद कर लीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने भी सोचा नहीं था कि लोग जब इस टनल से गुजरेंगे, सरकार को धन्यवाद देने की बजाय, अपने देश को धन्यवाद देने की बजाय वो इस टनल का नुकसान करना शुरू कर देंगे और इसे एक नाइट क्लब में बदल देंगे। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि सुरंग के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही लोगों ने इस विकास की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी और तेज रफ्तार की वजह से सुरंग में दुर्घटनाएं होने लगी थी। इसके बाद प्रशासन को इस सुरंग में गाड़ियों के लिए तय की गई गति सीमा को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ा। जब भी किसी देश में लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वहां सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं बल्कि विकास की गति भी कम हो जाती है और भारत एक ऐसा ही देश है। आपको याद होगा पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया था। वो कहते थे कि विकास है कहां, वो विकास को ढूंढ रहे थे। सरकार कह रही थी कि हमने बहुत विकास किया है और विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि वो विकास हमें दिख नहीं रहा, ये विकास नाम का जो शख्स है ये है कहां। तो विकास का क्या हाल है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी सुरंग में गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाजत कभी नहीं होती, लोगों को अपनी लेन में चलना होता है। सुरंग में गाड़ी पार्क करने की भी कभी इजाजत नहीं होती और अगर किसी सुरंग में ट्रैफिक जैम लगता है तो वहां प्रदूषण का स्तर भी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जी न्यूज की टीम ने सुरंग की देखरेख करने वाले अधिकारियों से आज बात की और उन्होंने हमें बताया कि नियमों के उल्लंघन की वजह से उस सुरंग को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और उनकी टीम को लगातार इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। आज आपको इस सुरंग की देखरेख करने वाली टीम की बातें सुननी चाहिए। अल्टीमेटली एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको हमें इसकी देखरेख और इसकी मेंटेनेंस इसको हमें एक तरह से नेशनल मॉन्यूमेंट के जैसे करनी चाहिए ताकि और इस तरह का उत्पाद जैसे कि अभी आपको पता है लास्ट के कुछ 2-4 दिनों में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं यूट्यूब पे जिसमें कुछ युवा यहाँ पे गाड़ी रोक के और नशे में डांस और वो सब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि ये टनल आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई है तो आप इसका प्रयोग करिए बट किसी तरह से यहाँ के जो स्टोर्स हैं उसको आप डैमेज मत करिए। जैसे फायर कैबिनेट है ये आप देख रहे हैं, ये इसका भी शीशा टूट चुका था, ये हमने इसको रिपेयर किया है। ये जो ट्रैफिक कोन्स हैं, मीडियंस हैं, इसमें आपको जगह जगह मीडियंस दिखेंगे जिनकी टेप्स निकल गई हैं, जो मीडियंस बेंड हो गए हैं। और रोड के अलॉन्ग द रोड सोलांग से ऊपर तक जब आप आते हैं तो आपको रोड के चारों तरफ गंदगी और रैपर्स और सारा गंदगी वगैरह देखने को मिलेगा। सो मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, प्रकृति का मजा लीजिए, बट अपनी जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही हमको अटल टनल और इसके जो आसपास का एरिया उसको हम साफ रखना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्या होता है वो टनल में बीच में गाड़ी रोकते हैं जो कि गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, वो रोकते हैं। क्या होता है सर, इसमें 60 की स्पीड मेंटेन करनी है आपको, फिर क्या होता है पीछे वाले में कॉलिजन का डर रहता है। दूसरा चीज़ क्या होता है वो उतरने के बाद सर हमारे जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इमरजेंसी कॉल सर्विसेज है, उनको ब्रेक कर रहे हैं, कांच तोड़। उससे क्या होगा सर, हमारे इमरजेंसी के टाइम में हम कैपेबल नहीं होंगे किसी भी इमरजेंसी को वो रिस्पॉन्ड करने में। टनल केवल घूमने के लिए भी नहीं है, ये इस एरिया को जो 6 महीने कटा रहता था पूरे देश से, उसकी इमरजेंसी सर्विसेज को भी जोड़ती है। तो इनकेस अगर मैंने कहीं पे जाम लगा दिया, मेरी वजह से कुछ जाम लग गया, तो जो एम्बुलेंस उधर से जा रही होगी सर वो उधर नहीं जा पाएगी। तो डेफिनेटली जो क्या है यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी।
विकास आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को हासिल करने के लिए आपको अपने कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं और कर्तव्य का बोध अनुशासन से आता है। भारत में भले ही इस अनुशासन की बेहद कमी हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए आप चीन से आई ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वर्ष 2018 की है, जब चीन के जिनहुआ शहर की एक सुरंग में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। शाम का समय था और इस वजह से ट्रैफिक ज्यादा था। तभी सुरंग से गुजर रहे लोगों को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी और लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरंग के दोनों किनारों पर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे अनुशासन कहते हैं। हमारे देश में गाड़ी खरीद लेने और इसे चलाने का लाइसेंस मिल जाने के बाद लोग खुद को सड़कों का मालिक समझने लगते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। वहां गाड़ी चलाने को अधिकार नहीं बल्कि नियमों और कायदों के तहत दी गई एक सुविधा माना जाता है। अगर आप अमेरिका में जाकर गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आपका ट्रेनर पहले ही दिन आपको नियम समझाते हुए कह देगा कि ड्राइविंग अ कार इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। यह हाल तब है जब अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर 838 गाड़ियां हैं, जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 45 गाड़ियां हैं। अब आप सोचिए, प्रति 1000 लोगों पर 45 गाड़ियां हैं, तब हमने यह हाल कर रखा है। अगर इन सब 1000 लोगों के पास गाड़ियां आ गईं तो फिर हमारे देश का क्या हाल होगा। भारत में आज भी गाड़ी खरीदना लोगों का सपना होता है, लेकिन जैसे ही कुछ लोग अपना यह सपना पूरा कर लेते हैं, वैसे ही वो सड़कों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। वो अपने आप को सड़कों का मालिक, गाड़ी के मालिक तो हैं ही, अपने आप को सड़क का मालिक भी मान लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा, हमारे देश में लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं। वो कहते हैं सड़कें ठीक नहीं हैं, हमारे देश में पुल नहीं है, हमारे देश में ट्रैफिक जैम लगा रहता है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज बन रहे हैं और हमारे देश में लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन उन गाड़ियों को चलाने का सलीका कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा? उन सड़कों पर गाड़ी कैसे चलानी है, इसका सलीका इस देश के लोगों को कौन सिखाएगा? भारत में सिर्फ गाड़ी चलाने वाले ही विकास के पहियों को पंचर नहीं करते, बल्कि भारत के लोग अक्सर विकास के साथ दुश्मनी पालने के मूड में हमेशा रहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण देखिए। 2018 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन T18 की खिड़की के शीशों को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया था। इससे पहले महामना और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये ट्रेनें यात्रा के दौरान लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के इरादे से चलाई गई थी, लेकिन लोगों ने इन ट्रेनों को भी नहीं बख्शा। किसी ट्रेन से टॉयलेट एक्सेसरीज की चोरी कर ली, किसी से कूड़ेदान और उसे कूड़ेदान में बदल दिया, तो किसी ट्रेन से लोगों ने हेडफोन्स चुरा लिए। यहां तक कि LCD स्क्रीन्स जो लगाई गई थी इन ट्रेन में लोगों की सुविधा के लिए, हमारे देश के लोग इन्हें भी उखाड़ कर अपने घर ले गए। ये सब इन ट्रेन के चलने से 1 या 2 हफ्तों के बीच में ही होने लगा था। यानी जैसे ही ये ट्रेन चली तो वही बात आ गई। पहले लोग शिकायत करते हैं हमारे देश में ट्रेन अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है हमारे देश में ट्रेन में। रेल मंत्रालय को कहते हैं कि रेलवेज तो बिल्कुल बेकार है। जब सुविधाएं देते हैं तो उन्हें उखाड़ कर अपने घर ले जाते हैं। रेल मंत्रालय के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष ट्रेनों से करीब 2 लाख टॉवल्स, 82,000 बेडशीट्स, 55,000 तकियों के कवर और 7,000 कंबल हमारे देश के लोग चुरा कर ले गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस चोरी की वजह से भारतीय रेल को हर साल 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसी तरह होटल से भी लोग तौलिए, प्लेट, चम्मच, हेयर ड्रायर्स और बहुत सारे बर्तन चुरा कर ले जाते हैं। कुछ होटल्स ने तो इन वस्तुओं से लोगोस तक हटाने शुरू कर दिए हैं ताकि चुराने वालों को उसकी कीमत का अंदाजा ना हो पाए और वो उसे सस्ता समझकर वहीं छोड़ दें। यानी हमारे देश में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो अच्छी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करके उसे खराब कर देते हैं। बिजली मिलेगी तो उसकी चोरी होगी, फ्री इंटरनेट दिया जाएगा तो उसका भी दुरुपयोग करेंगे, सड़कों पर किसी नियम का पालन नहीं करेंगे, मौका मिलते ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे।
हमारी नजर में चाकू की नोक पर ट्रेनों को लूटना या यात्री के रूप में ट्रेन में लगाई गई सुविधाओं की चोरी करना, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चोरी और लूट एक जैसी मानसिकता का परिणाम है। हमारे देश के लोग पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों को नहीं बख्शते, पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनों को नहीं छोड़ते, यहां तक कि विकास की सबसे बड़ी पहचान माने जाने वाले हाईवेज पर लगे उपकरणों को भी चुरा लेते हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण 11,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। इसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण सिर्फ 17 महीनों में पूरा कर लिया गया था। अपने आप में एक रिकॉर्ड था, वरना हमारे देश में सड़कों का, इतनी बड़ी सड़क का निर्माण कभी 17 महीने में हुआ नहीं। लेकिन लोगों को इतनी तेज गति से हुआ यह विकास भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग इससे भी ज्यादा जल्दी में थे। कुछ ही दिनों में इस हाईवे से 100 टन स्टील, सोलर पैनल्स, फेंसिंग वायर और यहां तक कि बंदूक की नोक पर एक कटिंग मशीन तक चुरा ली गई थी। मेगास्थनीज 2300 वर्ष पहले भारत आए थे और तब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत के लोगों के लिए सत्य और सदाचार बहुत महत्व रखते हैं और ईमानदारी को तो भारत के लोग सबसे बड़ा सद्गुण मानते हैं। ऐसा उन्होंने भारत के लोगों के बारे में लिखा। उन्होंने तो अपनी पुस्तक में यहां तक लिखा कि उस जमाने में भारत के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाया करते थे, क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर था ही नहीं। इसी तरह 7वीं शताब्दी में भारत आए चीन के दार्शनिक हुएनत्सांग ने भी लिखा कि भारत के लोग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और हर काम में ईमानदारी बरतते हैं। लेकिन इसके बाद भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, फिर मुगल आए और यह सिलसिला अंग्रेजों पर जाकर खत्म हुआ। अंग्रेजों के जमाने में सिविल डिसओबीडियंस और असहयोग आंदोलनों के जरिए महात्मा गांधी ने देश के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अंग्रेजों की बात ना माने और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करें। यह आंदोलन आजादी का बड़ा हथियार बन गए, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी इसे भारत के लोगों ने अपनी आदत बना लिया और आज भारत के लोग अपने ही देश के नियम कायदों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने ही देश में हो रहे विकास के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन चलाते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको आगरा से आई एक खबर दिखाई थी, जहां एक निर्माण कार्य के लिए सड़क को खोद दिया गया था, लेकिन लोगों ने सड़क के बनने का इंतजार नहीं किया और सड़क पर रखी गई बड़ी बड़ी पाइपों से ही अपनी गाड़ियां लेकर गुजरने लगे। यानी भारत के लोगों को विकास वाली मिठास तो पूरी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो धैर्य वाली कड़वी गोली बिल्कुल नहीं खाना चाहते। तो यह है भारत का डीएनए। मनाली में जिस अटल टनल में लोगों ने विकास की धज्जियां उड़ाई, उसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और इसे पार करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। लेकिन लोग इन 15 मिनटों के दौरान भी नियमों का पालन करने का धैर्य नहीं रखते और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुरंग या सड़कों की नहीं, बल्कि बेईमानी हमारे देश के डीएनए का एक हिस्सा बन चुकी है। एक भारतीय जो विदेशों में सभी नियमों का पालन करता है, वो भारत आते ही कैसे तुरंत बेईमान हो जाता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा भारत में, वैसे ही उसकी नजरें बदल जाती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में जो भारतीय रहते हैं बहुत अनुशासित होते हैं, कोई कानून नहीं तोड़ते, इसके लिए वहां उनकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन जैसे ही ये लोग भारत में लैंड करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक और उदाहरण देखिए। 21 दिसंबर को, इसी महीने 21 दिसंबर को ब्रिटेन से भारतीय मूल की एक महिला दिल्ली पहुंची। यह महिला ना सिर्फ कोरोना पॉजिटिव थी, बल्कि इसके शरीर में कोरोना वायरस का वो नया स्ट्रेन मौजूद था जिसने इस समय पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन यह महिला अचानक क्वारंटीन सेंटर से भाग गई और ट्रेन से इसने दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक का 1800 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। अगर इस महिला ने ब्रिटेन में यह नियम तोड़ दिया होता तो उस पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग गया होता। लेकिन भारत में यह अकेली महिला नहीं है। अब आप सोचिए, इस महिला के अलावा हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन से भारत आए, दिल्ली में लैंड किए
और उसके बाद बिना बताए वो अपने अपने डेस्टिनेशंस और शहरों में चले गए और लोग, सरकार उन्हें अब भी ढूंढ रही है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके शरीर के अंदर ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन है वायरस का वो है, और इसके बावजूद वो यहां लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहां आते ही लोगों को क्या हो जाता है। बेईमानी और नियमों का उल्लंघन करना एक अंधेरी सुरंग में सफर करने जैसा है। सुविधाएं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, इसलिए नहीं कि आप इनका दुरुपयोग करें और अपने साथ साथ दूसरों को परेशानी में डाल दें। मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूं, और वो उदाहरण यह है कि इसी साल के शुरुआत में मैं दुबई गया था और वहां पर हम एक गाड़ी में बैठे। उस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर था वो भारतीय मूल का ड्राइवर था, हिंदी समझ सकता था। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें एक ऐसा ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा है जो हमारी भाषा को समझता है, और हम उससे बातें करने लगे। अचानक से हमें अपनी गाड़ी को वापस यू टर्न करके मोड़ना था और हमने उसको कहा कि आप यहीं से गाड़ी को मोड़ लीजिए, लेकिन उस ड्राइवर ने मना कर दिया और कहा कि यहां से गाड़ी नहीं मुड़ सकती, हमें आगे दूर से जाकर वापस दोबारा से टर्न लेना पड़ेगा। हमने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहां जो ट्रैफिक के कानून हैं वो बहुत सख्त हैं और यहां पर आप जहां से चाहे गाड़ी नहीं मोड़ सकते और मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा। और जब हमने उनसे कहा कि क्या आप भारत में भी ऐसा ही करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में तो सब कुछ चलता है, भारत में तो हम भी कहीं से भी गाड़ी मोड़ लेते हैं, कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। यह अंतर है जो मैं आपको आज बताना चाहता था। वर्ष 2020 खत्म होने में सिर्फ अब एक दिन बचा है और आज हम आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहते हैं। भारत में एक साथ 2 वैक्सीन को अब कभी भी मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन पर रिसर्च कर रही 2 कंपनियों ने भारत के ड्रग कंट्रोलर को सारा आवश्यक डेटा दे दिया है और ये 2 वैक्सीन हैं भारत बायोटेक और ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन। आज ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इसे ब्रिटेन में कोविफर नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। भारत में किसी भी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी जरूरी होती है और DCGI ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के दावों की जांच करता है पहले। इन्हीं दावों का विश्लेषण करने के लिए इस संस्था को अब और वक्त चाहिए, इसलिए आज इन वैक्सीन पर फैसला नहीं हो पाया और इस बारे में इस संस्था की अगली बैठक अब 1 जनवरी 2021 को होगी। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 5 करोड़ डोज तैयार हैं और अगले वर्ष मार्च तक 10 करोड़ डोज का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में अभी तक 3 कंपनियों ने वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। 2 कंपनियों की जानकारी हमने आपको दे दी, तीसरी कंपनी है फाइजर। हालांकि अभी तक वैक्सीन की मंजूरी की रेस में कोवैक्सीन और कोविशील्ड आगे चल रहे हैं। इन दोनों वैक्सीन का निर्माण देश में ही हो रहा है और दोनों को साधारण फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। देश में ही निर्माण होने की वजह से इसके प्रोडक्शन के लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होंगे, इसलिए यह वैक्सीन ज्यादा बेहतर है। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि यह वैक्सीन आपको कब मिलेगी। तो यह वैक्सीन सीधे आपको अभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा और आखिर में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को देख लीजिए कि आप इनमें से किस श्रेणी में हैं। ब्रिटेन में 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। हालांकि ब्रिटेन से ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एक शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से छोटे बच्चों में भी तेजी से इंफेक्शन फैल रहा है, यह चिंताजनक बात है। और भारत में अब तक 2 बच्चों में इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब तक यह माना जाता था कि बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित हैं। अब तक भारत में इस नए स्ट्रेन के 20 मामले आ चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक पहुंच गया है। यह संक्रमण उन लोगों से में मिला है जो हाल ही में ब्रिटेन से भारत वापस आए हैं।
हालांकि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने की एक वजह लोगों की गलती भी है। आंध्र प्रदेश में ब्रिटेन से वापस आए 17 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। नवंबर से अब तक लगभग 35,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं और अब इन सभी लोगों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। अब सरकार 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच विदेश से आए सभी कोरोना संक्रमितों का एक जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाएगी। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि ये लोग वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं या नहीं। और नए वर्ष में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस नए स्ट्रेन की वजह से ही ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर अब 7 जनवरी 2021 तक अस्थायी रोक लगी रहेगी। पहले यह रोक 31 दिसंबर तक थी। भारत सरकार ने सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जनवरी 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। पहले इन फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई थी। इस रोक के बावजूद उन सभी देशों से फ्लाइट आती और जाती रहेंगी जिनके साथ भारत का एयर बबल एग्रीमेंट है। ये 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें दोनों देशों की फ्लाइट्स को बिना किसी विशेष अनुमति के ऑपरेट करने की इजाजत होती है और इस समय 20 से ज्यादा देशों के साथ भारत का एयर बबल एग्रीमेंट चल रहा है। वैक्सीन अब आने में ही है मार्केट में और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी वेस्टेन के साथ भी, तो इसलिए पैनिक करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जो म्यूटेशन होता है वायरस में ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इससे म्यूटेशन होते रहेगा। जैसे हमें पता है कि मार्च में जो ज़्यादा स्ट्रेन प्रचलित था पूरे भारत में वो जून तक दूसरा कोई आ गया, तो D614G जिसे कहते हैं वो आ गया था, तो ज़्यादा प्रचलित हो गया। इसी तरह अगर ये स्ट्रेन आ भी जाए इंग्लैंड से भारत में, अगर आ भी जाए समझिए, तो भी उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। कंटेजियस होगा नहीं होगा तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल। बेसिक मामला ये है कि लोगों ने सावधान तो जरूर रहना चाहिए। इंडिया में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी जल्दी में ड्रॉप हो रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं बाकी देशों के हिसाब से, और ये अच्छी खबर है भारत के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महामारी दूर हुई है, तो सावधान रहना जरूरी रहेगा ये लोगों को कि मास्क जरूर पहने रहे, दूरी जरूर रखे रहे। अगर ये करे तो नंबर और भी कम हो जाएगा। अब 3 मिनट का एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मशहूर अभिनेता रजनीकांत के राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही उनके संन्यास लेने के फैसले के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। और साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग वर्ष 2020 को बड़ा अशुभ साल मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे डिलीट कर देना चाहिए, इसके बारे में हम याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन वर्ष 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और ये साल आपको वो सब कुछ सिखा कर गया है जो शायद आप जीवन में किताबों में तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन आपने कभी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप इस साल से क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे 3 मिनट के बाद। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू
इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस। अब हम एक ऐसे कलाकार के जीवन का विश्लेषण करेंगे जिनकी राजनीतिक फिल्म रिलीज होने से पहले ही दी एंड हो गई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस फिल्म की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि उसी कलाकार ने लिखी जो सही समय पर सही फैसले लेने की कला जानता है। आप आज इस खबर से यह सीख सकते हैं कि जीवन में हां कहना हमेशा लाभदायक नहीं होता। कई बार ना कहना भी जरूरी होता है और हमारे देश में ना कहने वाले लोग बहुत कम हैं। और मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने ना कहना सीख लिया है। तो आज हम ना कहने की कला के बारे में बात करेंगे। रजनीकांत ने राजनीति को ना कह दिया है। आप इसे रजनीकांत का राजनीति से इंस्टेंट संन्यास भी कह सकते हैं। और यह ऐसा संन्यास है कि उन्होंने प्रवेश करने से पहले ही राजनीति को छोड़ दिया। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी और अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। लेकिन राजनीति में आने के जिस सपने के लिए उन्होंने 24 साल का लंबा इंतजार किया, उस सपने के इतने करीब पहुंचकर उन्होंने इसे त्याग देने का फैसला क्यों किया? रजनीकांत ने अपने चाहने वालों से इसके लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी लिखी है और राजनीति में ना आने की वजह बताई है। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य को ईश्वर की चेतावनी बताते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। जीवन में अपने प्रति ईमानदार होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारे समाज में लोगों को हां बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन ना कब बोलना है यह कोई नहीं जानता। लेकिन आप रजनीकांत के इस फैसले से यह समझ सकते हैं कि जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब नो की ताकत यस से ज्यादा होती है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आजकल काफी चर्चा में है कि रजनीकांत ही पॉलिटिक्स में आए बिना राजनीति को छोड़ सकते हैं। उनके बारे में अक्सर जोक्स तो चलते ही रहते हैं। तो राजनीति में वो आए नहीं और आने से पहले छोड़ भी दी। वैसे राजनीति की सीमा पर वो वर्षों से खड़े हुए थे। वर्ष 1996 में जीके मूपनार ने कांग्रेस छोड़कर तमिल मनीला कांग्रेस नामक एक पार्टी बनाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और नरसिम्हा राव चाहते थे कि रजनीकांत कांग्रेस में शामिल हो जाएं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए उनकी रजनीकांत से 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन रजनीकांत तब कांग्रेस में नहीं आए। तब कांग्रेस ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इसके विरोध में जीके मूपनार ने डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया था और रजनीकांत ने भी इस गठबंधन का खुलकर समर्थन किया, जिसे चुनाव में जीत भी हासिल हुई। कहा जाता है कि इस जीत में रजनीकांत के समर्थन ने बहुत अहम भूमिका अदा की थी और यहीं से खुद रजनीकांत और उनके चाहने वाले भी यही सोचने लगे कि अब उन्हें खुद राजनीति में आ जाना चाहिए और उनके जो फैंस हैं वो उन्हें एक दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यहीं से रजनीकांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें शुरू हुई। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जब लगा कि रजनीकांत राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया और करते रहे। और अब जब सबको लग रहा था कि रजनीकांत के लिए राजनीति में आने का सही समय है, रजनीकांत ने राजनीति को ना कह दिया। भगवान और डेस्टिनी के इशारों को समझना भी एक कला है और आप कह सकते हैं कि रजनीकांत इस कला के धनी हैं। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एक कनेक्शन होता है। हम अपनी आत्मा से बातें करते हैं और हम ही जानते हैं कि हमारी आत्मा के साथ हमारा क्या इक्वेशन है, क्या रिश्ता है। यह सोशल मीडिया पर होने वाली उसी एनक्रिप्टेड चैट की तरह है जिसे कोई दूसरा देख और पढ़ नहीं सकता। यह आप ही जानते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। आप इसे 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक उदाहरण है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का, जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट गए। और दूसरा उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो चुनाव में मिली हार के बाद भी
उसे स्वीकार नहीं करना चाहते और अब भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, अब भी व्हाइट हाउस को खाली नहीं कर रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग उदाहरण हैं। डोनाल्ड ट्रंप यस 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 में विश्वास करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे जो शिंजो आबे जैसे जो लोग हैं, वो लोग नो में यकीन करते हैं। वो जानते हैं कब ना कह देना है। आप क्या करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, इसी से आपकी पहचान बनती और बिगड़ती है। और रजनीकांत ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। फिल्मों में उन्हें असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है और अब जब उन्होंने राजनीति में आने से इनकार कर दिया तो लोग यही कह रहे हैं कि राजनीति में आए बिना राजनीति छोड़ देना असंभव है, जिसे सिर्फ रजनीकांत ही संभव बना सकते हैं। तो ये बातें तो अखबार में आपने बहुत पढ़ ली होंगी, लेकिन हमें लगा कि इससे सीख क्या सकते हैं, इसलिए आज आपको ये खबर बता रहे हैं। रजनीकांत ने तो समझ लिया कि यह समय राजनीति में आने का नहीं है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2020 में देश और दुनिया के लोगों ने समय से क्या सीखा है। क्योंकि रजनीकांत के मामले में उन्होंने अपना मन बना लिया था, तय कर लिया था कि वो राजनीति में आएंगे। उसके बाद वो अचानक से बीमार पड़े, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले रहे अस्पताल में और उन्होंने बहुत पुनर्विचार अपने फैसले पर किया और उन्हें ऐसा लगा कि अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले इस तरह उनका बीमार पड़ जाना, इस तरह हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, लेकिन इस तरह उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि वो शायद अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि शायद भगवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजनीति में ना जाएं। और इस इशारे को समझते हुए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन 2020 ने आपको जो इशारा दिया है, क्या आपने उसे अभी तक समझा है? यह बड़ी बात है। हमारे समाज में समय को अच्छे और बुरे के तराजू पर तोला जाता है। किसी व्यक्ति को जब कोई सफलता मिलती है तो हम कहते हैं उसका अच्छा समय चल रहा है, किसी के साथ दुर्घटना होती है तो कहा जाता है अच्छा समय नहीं चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि 2020 से आप क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, इस साल के 364 दिन बीत चुके हैं। आप भी बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे होंगे। वजह सबको पता है, कोरोना की वजह से यह साल दुनिया भर के देशों के लिए अच्छा नहीं रहा। तो आप यहां से क्या सीखेंगे, अब आप देखिए। इस बीमारी ने जीवन और मृत्यु की कई परंपराओं को हमेशा के लिए बदल दिया। 2020 ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं, जो स्वस्थ है वही सुखी है। 2020 में बहुत से लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दिया जितना पहले कभी नहीं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयां ली। 2020 ने हमें यह सिखाया कि मकान और घर में क्या अंतर होता है। मकान ईंट की दीवारों से बनते हैं, जबकि मकान की छत के नीचे परिवार रहता है, जब तभी वो घर बनता है। तो यहां हमें यह देखना है कि 2020 ने हमें यह बताया कि घर से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी लाखों की संख्या में लोग जब पलायन कर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, इतना बड़ा रिस्क लेकर ये लोग अपने घर पहुंचना चाहते थे। सबके मन में यह था कि अगर मरेंगे भी तो अपने घर जाकर ही मरेंगे। तो घर जो है, घर में ही स्वर्ग है। यह बात 2020 ने हमें समझाई है। हर व्यक्ति मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले अपने घर जाना चाहता है और घर में ही स्वर्ग पाता है। अगली जो बड़ी बात 2020 ने सिखाई वो ये कि परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा। इससे लोगों ने अपने परिवारों के साथ अच्छा और कीमती समय बिताया। पैसे कमाने की जो अंधाधुंध दौड़ चल रही थी उससे ब्रेक लिया और लोगों ने अपनों के साथ वक्त बिताया। और इस मुसीबत की घड़ी में आप अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। लोगों को यह समझ में आया कि परिवार कितना कीमती होता है और परिवार कितना बड़ा सपोर्ट होता है। परिवार आपके लिए कितनी जरूरी चीज है। इसलिए 2020 ने यह बात बताई। कोरोना काल में एक ऐसी चीज भी हुई जिसकी भारत में कल्पना करना मुश्किल था। लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद रहे। लोगों ने इसका पालन भी किया। समाज में लोगों को यह समझाने का मौका मिला कि अगर भगवान मन में हो तो घर मंदिर से कम नहीं होता। तो 2020 में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है आपको वो तय करना है। सबसे ज्यादा जो आप सीख सकते हैं वो ये कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दूसरी बड़ी बात जो आपको करनी है वो है आपका परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है आपका रोजगार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो
स्वास्थ्य, परिवार और रोजगार, ये 3 चीज हैं जिन्हें आपको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं, आपने भी पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा हेल्थ इज वेल्थ, और हम पढ़कर हमेशा भूल गए, कभी भी हमने उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2020 एक ऐसा साल था जिसने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम दिया। ये किताबी परीक्षा नहीं थी, ये प्रैक्टिकल परीक्षा थी, और उसने आपको मार मार कर ये जो लेसन है ये याद करवा दिया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसी तरह आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये जो कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसमें ऑनेस्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ईमानदारी से दुनिया को बताना होगा कि आप इससे संक्रमित हैं, तभी आप दूसरों को बचा पाएंगे, तभी आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। इसलिए वो ईमानदारी जरूरी है, आप इसे छुपा नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जैसी जो चीजें बनी हैं ये ईमानदारी पर बनी है, क्योंकि जब आप अपने घर से काम कर रहे हैं तो आप अपनी निगरानी खुद कर रहे हैं, और जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये कुछ लेसन है जिनके बारे में हम नए साल तक आपको बताते रहेंगे। इसलिए 2020 को भूलिए मत, इसे अपनी यादों से डिलीट मत कीजिए, बल्कि इससे सीखने की कोशिश कीजिए। ये साल ऐसा है जैसे कोई अध्यापक होता है जिसने आपको मार मार कर, सजा देकर, क्लास के बाहर खड़ा करके आपको एक ऐसा लेसन दिया है जो जीवन में आपके बहुत काम आएगा। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस महान वैज्ञानिक को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने, डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने, डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने, डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू
न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे।
सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1906 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय इस लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। मुस्लिम लीग का दावा था कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू सदस्यों को जितने अधिकार मिले हुए हैं उतने मुसलमानों को नहीं दिए गए हैं, इसलिए भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग रखी थी और वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कई दलों में बंट गया। आजाद भारत में 1948 में मुस्लिम लीग को भंग करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और आज ये पार्टी केरल राज्य में सिमटकर रह गई है। वर्ष 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा फहराया था। यह भारत का पहला क्षेत्र था जो ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जापान की सेना के बीच युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों से लड़ते हुए जापानी सेना 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ पहुंची थी और 23 मार्च 1942 को इसने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा करके वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया था। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन कर चुके थे। जापान के समर्थन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराने के साथ साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का नाम शहीद और स्वराज रखा था और फिर वर्ष 1950 में अंडमान और निकोबार भारत का हिस्सा बना और 1956 में यह केंद्र शासित राज्य बन गया। पर इन्हें हम आज भी अंग्रेजों के नाम से ही पहचानते हैं।
कायदे से इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज कर देना चाहिए। वर्ष 2006 में आज ही के दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन को बगदाद में फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1979 से 2003 तक सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति रहे। वर्ष 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सद्दाम हुसैन को वहां के कोर्ट इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल ने 148 लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाया और इसी वजह से उन्हें फांसी दी गई। वर्ष 1922 में आज ही के दिन रशिया की क्रांति के बाद यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना हुई थी। इसमें रशिया, बेलारूस और यूक्रेन जैसे देश शामिल थे। वर्ष 1922 से 1991 के बीच करीब 7 दशकों तक एक शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व था। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और विघटन के बाद यूएसएसआर 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया। वर्ष 1971 में आज ही के दिन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हुआ था। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि राष्ट्र को इसरो जैसा शानदार संस्थान मिला। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में बनाया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु क्यों हुई, इसका रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। 30 दिसंबर 1971 को केरल में कोवलम के एक होटल में उनका शव मिला था। और ब्रिटिश कवि और मशहूर उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1865 में मुंबई में हुआ था। वो 5 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और 1882 में भारत लौटकर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। किपलिंग ने द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग और किम जैसी शानदार किताबें लिखी। इन किताबों के जरिए ही किपलिंग ने हमें मोगली और बघीरा जैसे यादगार किरदार दिए। रुडयार्ड किपलिंग को वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये मुकाम हासिल करने वाले वो अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये वर्ष ज्यादातर लोगों के लिए बहुत कष्टकारी रहा और कई लोगों ने कहा कि इस वर्ष ने तो उन्हें लगभग हरा ही दिया। लेकिन हमेशा याद रखिए, समय से ना तो आप हार सकते हैं और ना ही आप जीत सकते हैं। समय से आप सिर्फ सीख सकते हैं। नमस्कार।